सभी को नमस्कार। नए टॉपिक से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें हम बात करते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो प्री और मेंस दोनों में है हमारे राजस्थान में। अगर हम बात करें, ये जो टॉपिक है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी पर्टिकुलर राजस्थान के संदर्भ में, ये टॉपिक वैसे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग, यानी जो इस टॉपिक में राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे कृषि विज्ञान की, उद्यानिकी की, हॉर्टिकल्चर की, या फिर हम बात करें वानिकी राजस्थान के विशेष संदर्भ में फॉरेस्ट्री की। उसके बाद हम बात करेंगे डेयरी विकास यानी, और लास्ट में हम बात करेंगे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की। तो ये कुछ टॉपिक जो हैं राजस्थान की। अगर हम कृषि की बात करें तो राजस्थान का अधिकांश भाग, जैसे हम अगर दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती और कुछ दक्षिणी राजस्थान की बात छोड़ दें, वागड़ वाले क्षेत्र की, तो अधिकांश राजस्थान का जो भाग है पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती नहीं। जितनी होती है वो भी एक समान रूप से उसका वितरण है नहीं, समयावधि निश्चित है नहीं। भाई वैसे मानते हैं कि राजस्थान में 15 जून से मॉनसून स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कई बार देखते हैं लेट मॉनसून आना। जैसे 2020 की ही बात करें तो मॉनसून लेट आया था। तो हमारे जो राजस्थान में हम बात करते हैं पारंपरिक कार्यों की, जिसमें कृषि वगैरह भी शामिल है। कृषि हमारे यहाँ कई लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है, लेकिन कृषि का जो कार्य, उसकी पूरी निर्भरता मॉनसून पर निर्भर करती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स में जल या एवं कहूं कि मैं सिंचाई के साधनों का विकास होने की वजह से मॉनसून पर जो निर्भरता है कुछ हद तक कमी, लेकिन अभी भी जो खरीफ की फसलें हैं हमारे, अब कौन सी फसलें वगैरह ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं। जो राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह आपके सिलेबस में भी अलग से मेंशन कर रखा है। तो खरीफ की फसलें न केवल वर्षा की मात्रा पर, बल्कि वर्षा कितने समयावधि तक हुई है, कितनी समान रूप से, कितनी सघनता के साथ हुई है, इस पर भी निर्भर करती है। तो कृषि हमारे यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत रहा है, लेकिन कृषि के अलावा भी हम बात करें जैसे पशुपालन की, तो पशुपालन यानी पशुधन जो है राजस्थान में बहुत पर्याप्त मात्रा में अलग अलग जो पशुओं की नस्लों की बात करें, चाहे गाय की बात करें, भैंस की बात करें, घोड़े की बात करें, या हम बात करें बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, अलग अलग जो इनकी नस्लें हैं, कौन सी नस्लें, वो सब आप पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में। लेकिन उनसे संबंधित वर्तमान में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, क्या प्रगति हुई है, कौन सी प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं, वो सब यहां पर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। कृषि विज्ञान के बाद हम देखते हैं उद्यानिकी। तो उद्यानिकी भी मैंने जैसे कहा कि राजस्थान की जो जलवायु है बहुत ही विषम है और पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करती है। तो साथ साथ कृषि के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय भी विकसित हुए, जैसे हम बात करते हैं डेयरी विकास वगैरह, पशुपालन वगैरह, चाहे तो दुग्ध उत्पादन की बात करें, चाहे चमड़ा उत्पादन वगैरह की बात करें, पशुधन अधिक मात्रा में होने की वजह से इनका विकास भी हुआ है। उद्यानिकी या हम बात करें फॉरेस्ट्री यानी वानिकी की भी, तो कौन कौन सी हमारे यहाँ पर किस प्रकार के वन वगैरह होते हैं ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ढाक वन है, पलाश वन है, अलग अलग कहाँ किनका वितरण है, कौन कौन से किस किस प्रकार के, वो वहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इन सब से संबंधित जो वर्तमान में प्रगति हो रही है, कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, केंद्र और राजस्थान के द्वारा कौन सी चला रही, कितनी केंद्र की कितनी भागीदारिता है, राजस्थान जो राज्य की कितनी भागीदारी है,
कब से चल रही है, कोई पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत भी कौन से जिलों में इन्हें चलाया जा रहा है, ये सभी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं विशेष राजस्थान के संदर्भ में। टॉपिक का नाम ही अपने आप में बड़ा है। राजस्थान के संदर्भ में स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, वानिकी, हॉर्टिकल्चर, सॉरी वानिकी नहीं, उद्यानिकी होगा ये, हॉर्टिकल्चर, वानिकी दैट इज फॉरेस्ट्री, वानिकी फॉरेस्ट्री, डेयरी विकास, और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। ये हमारा टॉपिक है, संभवतया हमारे जो सिलेबस में सबसे बड़ा टॉपिक, नाम के बाद नाम के पढ़ने के हिसाब से, ठीक है। इनको एक एक करके, जैसे ही हमने अलग अलग लाइन में नहीं लिखा है, एक एक करके इन सेगमेंट्स को हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो थोड़ा सा इस सिलेबस में भी बात करें तो देखो, ये डेयरी विकास जो शब्द है प्री के सिलेबस में मेंशन नहीं किया, मेंस के सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हम सभी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक का नाम तो ये हुआ। अब इसमें जब हम बात करेंगे कि पढ़ना क्या है, कि इन सभी क्षेत्रकों की वर्तमान में स्थिति एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही या सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इनके संदर्भ में। बाकी मैंने कहा ना, कृषि विज्ञान कौन सी फसलें होती है, कब उनकी बुवाई होती है, कब कटाई होती है, रबी की फसलें कौन सी होती है, खरीफ की फसलें कौन सी होती है, जायद की फसलें कौन सी होती है, कौन से जिले में किस फसल की बुवाई होती है, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा कौन से फल का या कौन से धान की या कौन से फसल का उत्पादन करता है, ये सभी आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उससे अलग अभी वर्तमान में इसका विकास क्या हुआ है, कौन सी परियोजनाएं, उनकी बात करेंगे। सेम ऐसे उद्यानिकी, वानिकी, डेयरी विकास, पशुपालन। पशुपालन में भी मैंने कहा ना कि पशुओं की नस्लें कौन सी है, किस प्रकार की कौन सी नस्लें कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है, या हम बात करें अलग अलग जो नस्लें होती है, चाहे भेड़ों की बात करें, चाहे बकरियों की बात करें, चाहे
ऊंट वगैरह की भी बात करें, तो ये जो पूरा पशुधन वगैरह उसकी बात आप ज्योग्राफी में करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में इनसे संबंधित सरकार के प्रयास क्या है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो आविका योजना हो, चाहे वो डेयरी विकास से संबंधित हो, चाहे वो कृषि विज्ञान में मिनी बीज किट वगैरह की बात हो, या जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह की बात हो, कृषि बीमा परियोजना की बात हो, उन सब की बात करेंगे। यानी इनमें जो वर्तमान की स्थिति है उस पर बात करेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में कृषि विज्ञान, पहला टॉपिक हमारा इस पूरे टॉपिक में पहला जो पॉइंट है कृषि विज्ञान। देखें, राजस्थान में कृषि विज्ञान, राजस्थान में कृषि विज्ञान दो तीन इसमें इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई कृषि विज्ञान वगैरह राजस्थान में किस तरह मानसून पर निर्भर करता है और कृषि में क्या वर्तमान में परिस्थितियां हैं, फिर उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं ना, बेसिकली कि जो सब्जेक्ट है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट वेज में अलग टॉपिक, चूंकि हमारे सब सिलेबस में मेंशन किया हुआ है इसलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान में कृषि लंबे समय से लोगों की आजीविका का स्रोत रहा है। आजीविका का स्रोत रहा है। योजना काल, यानी जो पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर रहा हूं, योजना काल के समय से ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि विज्ञान या कृषि कार्यों का काफी योगदान रहा है। आगे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राजस्थान कृषि उत्पादन के मामले में
उत्पादन के मामले में आज भी उतना योगदान नहीं कर पा रहा है। इसके दो प्रमुख कारण जो कारण इसके हैं उनकी बात करें कि विषम भौगोलिक भूभाग, और जिसमें एक बड़ा भाग क्या है, मरुस्थल है, ठीक है, और यानी अनउपजाऊ भूमि की अधिकता बहुत ज़्यादा है। और दूसरा हम बात करते हैं हमारे यहाँ मानसून की विषमता, ठीक है, वो तो पूरे भारत में ही हम देखते हैं मानसून की विषमता, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में मानसून की विषमता और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मानसून की विषमता हो जाएगा एक और टॉपिक, इसमें जो पॉइंट है मानसून की विषमता। तो विषम भौगोलिक भूभाग और मानसून की विषमता आज भी राजस्थान में इसकी क्षेत्रफल के अनुसार जितना कृषि उत्पादन होना चाहिए उतना राजस्थान उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं, विषम भौगोलिक भूभाग और मानसून की विषमता। और भी कई कारण तो खूब सारे हैं, लेकिन दो प्रमुख कारणों की अगर हम बात करें, ये मेन हेडिंग्स हो जाते हैं और इसी में दूसरे सब हेडिंग्स आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे कि राजस्थान में जो योजना काल में खूब वैसी कोशिश की गई और फिर भी हमने देखा कि राजस्थान में अभी भी आज भी जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें किस पर निर्भर करती है, मॉनसून पर। तो न केवल मॉनसून में या ऐसे करते मानसून के दौरान वर्षा की मात्रा पर, बल्कि कितनी समयावधि के लिए हुई है और कितनी सघनता से हुई है उस पर भी निर्भर करता है। तो आगे बात करते हैं कि राजस्थान में विशेषतया या प्रमुख रूप से राजस्थान में विशेषतया खरीफ की फसलें या खरीफ फसलों का उत्पादन न केवल वर्षा की मात्रा पर, न केवल वर्षा रेन की मात्रा पर, न केवल वर्षा की मात्रा पर बल्कि मॉनसून की समयावधि तथा इसकी सघनता पर भी निर्भर करता है। इसकी सघनता पर भी निर्भर करता है। सघनता पर भी निर्भर करता है।
की सघनता पर भी निर्भर करता है। फिर आगे बात करते हैं वर्तमान में कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ाने तथा फसल उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। तो अब हम कृषि क्षेत्र के बारे में, ये तो हमने बात की कि कृषि क्षेत्र योजना काल से लेकर अब तक जितना हमारे राज्य के, कह सकते हैं राज्य स्तरीय जो जीडीपी होती है उसमें जितना योगदान देना चाहिए था क्षेत्रफल के अनुसार, उतना अभी तक नहीं दिया है। कारण हमने देखे, दो मुख्य कारण भी देखे कि किस कारण से हमारे यहाँ कृषि उत्पादन आज भी पिछड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद हमने बात की कि जो ये कृषि उत्पादन पिछड़ा हुआ है, इसमें हमने देखा खरीफ की फसलें जो कि खास तौर से विशेषतया मॉनसून पर ही निर्भर करती है, और फिर भी राज्य स्तरीय और सरकार, जो हम बात करते हैं केंद्र स्तरीय, कई परियोजनाएं जिनमें इन दोनों के अनुदान भी निर्धारित किए रहते हैं, कितना प्रतिशत किस किस के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ऐसी जो परियोजनाएं हैं उनकी एक एक करके हम बात करते हैं। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं, तो हेडिंग लगा सकते हैं कि कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। इन योजनाओं के बारे में ही इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं। और इसमें हम बात करते हैं जो परियोजनाएं हैं क्या उनकी स्थिति है, सबसे पहले जो पहली योजना हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो योजनाएं मैं फिर बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े हैं, उन्हीं आधार पर ये योजनाएं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री यानी
राज्य सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। बीज स्वावलंबन योजना मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करें तो इस योजना में मुख्य रूप से हम देखते हैं अच्छी किस्मों के बीज के निर्माण को बढ़ाना, और इस योजना को प्रारंभ किया गया 3 मुख्य जिलों में, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। यानी कृषकों को, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, चाहे वो संकर बीज हों चाहे मूल रूप में किसी किस्म के बीज हों, अच्छी किस्मों के बीज उपलब्ध कराना प्रारंभ में 3 जिलों में प्रारंभ की गई योजना। और अब ऐसे 10 भौगोलिक भूखंडों में या भौगोलिक विभागों में राजस्थान के इस योजना के अंतर्गत ऐसे उन्नत किस्म के बीज कृषकों को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। लिखते हैं इसके बारे में। योजना क्या है कि इस योजना में कृषकों को, किसानों, फार्मर्स को उन्नत किस्म के अधिक उत्पादन देने वाले अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में इस योजना को कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर 3 जिलों में चलाया गया। तथा वर्तमान में भौगोलिक या 10 भौगोलिक क्षेत्रों में, यानी जिलावार न होकर भौगोलिक विभाजन के आधार पर भौगोलिक क्षेत्रों में ऐसे बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
तो ये हमने सबसे पहले बात की। प्रथम योजना जो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है, और 10 कृषि जलवायु खंडों में इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस योजना के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, उड़द, मोठ लिख सकते हैं। गेहूं, जौ, चना, उड़द, मोठ, सोयाबीन, यानी कुछ जो फसलें हैं ना, प्रमुख फसलें जिनके बीज इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं, गेहूं, जौ, चना, उड़द, मोठ, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, मूंग, मूंगफली, ज्वार, मूंग, मूंग आदि के बीज, आदि फसलों के भौगोलिक क्षेत्र, ये जो है, या इन्हें जलवायवीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। जलवायुवीय, क्लाइमेटिक रीजन्स, क्षेत्र। मूंग आदि फसलों के उन्नत किस्म के बीज शामिल हैं। तो ये मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात की। पहले 3 जिलों में इसे चलाया गया, फिर दूसरे कह सकते हैं खंड में, जैसे 2018-19 से जलवायु खंड 10 में 10 जलवायु खंडों में इस परियोजना को चलाया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं आगे और कृषि क्षेत्र में, जैसे लगातार हम बात करते हैं महिला विकास की, महिला उत्थान की या महिला स्वावलंबन की बात करते हैं। ग्रामीण स्तर पर महिला स्वावलंबन के लिए कृषि क्षेत्र में महिला प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है सरकार की ओर से, जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जाती है। और जैसे हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 महिलाओं के समूह को एक साथ ऐसा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। तो अगली जो योजना कह सकते हैं कृषि विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं कृषि विभाग द्वारा, अगला हम देखते हैं महिला प्रशिक्षण। महिला प्रशिक्षण कृषि कार्यों में वे किस तरह से तकनीकों की जानकारी रखते हुए कृषि उत्पादन में या कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग कर सकती है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी योजना चलाई जा रही है। तो आगे बात इसमें लिख सकते हैं कि कृषि कार्यों में लगी या कृषि कार्यों से संबंधित महिलाओं को के एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एक दिन के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण, कृषि कार्यों से संबंधित महिलाओं के एक दिवसीय प्रशिक्षण की योजना जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर
स्तर पर 30 महिलाओं को कृषि कार्यों के प्रशिक्षण संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। और अच्छी बात क्या है, प्रशिक्षण के साथ साथ इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। तो महिला प्रशिक्षण में यहाँ पर ग्रामीण, जैसे हम बात कर सकते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी 30 महिलाओं को कृषि कार्यों के प्रशिक्षण संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। और इन 30 महिला कृषक होती है, ठीक है, सहायता राशि 3000 रुपए सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। लिख सकते हैं इन 30 महिला कृषकों को 3000 रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये एक और योजना देखी, महिला प्रशिक्षण, महिलाओं के माध्यम से किस तरह से कृषि में विकास की संभावना को ढूंढा जा रहा है। और इसमें सहायता राशि यानी हम बात करें 3000 रुपए की राशि देने का प्रावधान होने की वजह से भी यहाँ पर महिला कृषकों में भी जागरूकता विकसित की जा सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे देखो कृषि कार्यों से जो ग्रामीण व्यक्ति जुड़े रहते हैं, अगर केवल प्रचार माध्यम से या केवल हम कह सकते हैं योजना के बारे में उन्हें बताकर या किसी तकनीक का उन्हें केवल जानकारी देकर हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम आउटपुट नहीं पा सकते। यानी एक नई जो योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि करके दिखाया जाता है। कोई भी तकनीक है, कोई भी कृषि संबंधी तकनीक है, तो ऐसे प्रशिक्षण दल गांव में जाते हैं और जो भी तकनीक है कृषि उत्पादन से संबंधित, जैसे हम बात करते हैं राजस्थान में भी गेहूं, जौ, ज्वार जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित जो तकनीक है उनको बाकायदा फील्ड में यानी खेतों वगैरह में करवा के दिखाकर यानी प्रदर्शन किया जाता है। तो जब कृषकों को ये प्रदर्शन करके यानी प्रैक्टिकल कह सकते हैं, जैसे हम स्कूली लाइफ में देखते हैं कि कई सब्जेक्ट जो होते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी तकनीक विकसित की गई है जिससे फसल उत्पादन बढ़ सके, चाहे वो सिंचाई के स्तर पर हो, चाहे फसलों के विकास से संबंधित कोई भी तकनीक हो, उन तकनीकों का बाकायदा प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। और डेमोन्स्ट्रेशन यानी करके दिखाने से क्या होता है, व्यक्तियों को, जो भी कृषक वगैरह, वो जल्दी समझ में आता है। तो ऐसे प्रदर्शन करके इन फसलों से संबंधित तकनीकों की जानकारी देना, ये भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करेगा। ऐसी योजना सरकार द्वारा चलाई भी जा रही है। तो अगली जो ऐसी योजना है यानी करके दिखाना या कह सकते हैं प्रदर्शन, कृषि प्रदर्शन का आयोजन किया जा सकता है।
लिख सकते हैं। हमारा जो टिपिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा सा ये कृषि प्रदर्शन मैच भी करता है, यानी प्रैक्टिकल करवाओ कृषि प्रदर्शन। इस योजना में कृषकों या किसानों को कृषि विज्ञान संबंधित हालांकि जो कृषक होते हैं अपने आप में भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अपने आप में वो भी तकनीक वगैरह का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी पता रहता है कि कौन सी फसल को कब किस तरह से। लेकिन अगर कोई नई तकनीक आई है जो अभी तक किसानों के पास नहीं है, तो उनका भी प्रदर्शन, चाहे वह फसल के स्तर पर हो, चाहे कृषि उपकरणों के स्तर पर भी हो, उपकरणों के स्तर पर भी अगर ऐसी कोई तकनीक है तो उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है। तो कृषि विज्ञान संबंधित उपकरणों कॉमा फसलों या बीजों से संबंधित नवाचार आधारित या नवाचारों एवं तकनीकों का तकनीकों को प्रैक्टिकल, इंग्लिश टर्म ही लिख रहा हूं, ये प्रैक्टिकल रूप में प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन कर समझाया जाता है। नहीं, बकायदा प्रैक्टिकल किया जाएगा किस तरह से कोई भी तकनीक या उपकरण का प्रयोग वे कर सकते हैं और अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें ग्वार, गेहूं और जौ जो है, जिन पर लिख सकते हैं वर्तमान में ग्वार, गेहूं एवं जौ जैसी फसलों पर ऐसे प्रदर्शन दर्शाए जा रहे हैं। तो एक और ऐसे कृषि प्रदर्शन नाम की ये जो योजना, जिसमें हमने देखा किन किन फसलों पर इसे लागू किया जा रहा है। ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक तरह से प्रैक्टिकल करके इसे बढ़ावा दिया जा रहा है फसलों में उन्नति करने के लिए। फिर आगे हम बात करते हैं कि जब कृषि की बात आती है, जैसे हम अध्ययन के स्तर पर भी देखते हैं, और वो भी खासतौर से बालिका शिक्षा में। पहली बात तो बालिका शिक्षा भी अभी भी राजस्थान में जितनी अपेक्षाकृत उन्नति होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, काफ़ी प्रगति भी हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए वो अब तक भी नहीं हुई है। खैर, सरकारी प्रयास जारी है।
तो बालिका शिक्षा में वह भी कृषि विज्ञान। एक्चुअली अगर जैसे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर 10th पास करने के बाद कोई विज्ञान लेना चाहता है, तो कईयों को तो देखो विज्ञान में जैसे सब्जेक्ट का डर लगता है, फिजिक्स वगैरह का, तो कई जन इसके चलते एग्रीकल्चर वगैरह ऑप्ट कर लेते हैं। हाँ, कईयों की ऐसे नहीं कि सभी ऐसे करते, कईयों की इच्छा भी होती है, ठीक है। खैर, तो ये जो कृषि विज्ञान की जो पढ़ाई है, जैसे 10th के बाद से ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही आपकी अलग स्ट्रीम हो जाता है, जिसमें जैसे नॉर्मल बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, हाँ बस वहाँ फिजिक्स की वगैरह ऐसे सब्जेक्ट नहीं होते, एग्रीकल्चर जरूर होता है। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई वो भी बालिकाओं में। तो बालिका शिक्षा में कृषि विज्ञान की पढ़ाई को भी प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ऐसी प्रोत्साहन राशि देती है। यानी जिन्होंने 10th पास करने के बाद 11th 12th में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की है बालिकाओं ने, ठीक है, फिर ग्रेजुएशन के लेवल पर फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर इस तरह से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है तो उन्हें प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, बालिकाओं को, बालकों को नहीं, ठीक है। तो ऐसी प्रोत्साहन राशि के द्वारा भी कृषि विज्ञान को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, जब लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो उस बारे में कुछ इनोवेशन भी करेंगे, उस बारे में कुछ हो सकता है रिसर्च भी करेंगे, और रिसर्च करेंगे तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे कृषि विज्ञान में जरूर मिलेगा, और ऐसा दिखते भी हैं, ठीक है। चाहे जैसे जोधपुर में बात करें आफरी इंस्टीट्यूट है, काजरी इंस्टीट्यूट है, या हम बात करें बीकानेर में भी ऐसे कई, जैसे इवन मरुस्थल रिसर्च से संबंधित भी जो फसलों का भी अध्ययन करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ कृषि विज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है, उन रिसर्च अध्ययनों पर भी इन चीज़ों का फर्क जरूर पड़ता है। तो आगे लिखते हैं कृषि विज्ञान अध्ययन में, या हेडिंग लगा सकते हैं इसमें कि कृषि शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रोत्साहन। कृषि शिक्षा एग्रीकल्चर, कृषि शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रोत्साहन। इसमें लिख सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो हमारा टिपिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला होता है उससे कुछ हटकर ये टॉपिक है, ठीक है। थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसलिए काफ़ी थ्योरी अपन लिखते चल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी थ्योरी इसमें है भी और हमें इसे पढ़ना भी है, ठीक है। तो कृषि शिक्षा में अध्ययन बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि जो दी जा रही है उसके बारे में बात करते हैं कि बालिकाओं में कृषि विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु या बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है, और अगर हम इसकी बात करें कि 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में ये राशि कितनी कितनी है, तो वो भी मेंशन कर लेते हैं। 12th तक या 12th में कृषि विज्ञान
का अध्ययन करने पर 5,000 रुपये। ग्रेजुएशन या स्नातक, ग्रेजुएशन या स्नातक में कृषि विज्ञान 12,000 रुपये और स्नातकोत्तर और पीएचडी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी में कृषि विज्ञान 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा ऐसी छात्राओं को दी जाती है। तो प्रोत्साहन राशि मिलने से कहीं ना कहीं बालिकाओं में इस कृषि विज्ञान के प्रति रुझान भी बढ़ता है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा 12th तक के लिए 5,000, ग्रेजुएशन तक के लिए 12,000 और पीएचडी और पीजी करने पर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर इसके बाद और ऐसी योजनाओं की बात करते हैं कि बीजों के स्तर पर किस तरह से या नेचुरल फार्मिंग जो है उसकी बात करते हैं। अक्सर जो रसायनों या खाद बीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, ये तो होती है जीरो फार्मिंग। और इस जीरो फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है, जो नेचुरल खाद वगैरह होते हैं पशु या जंतुओं के या पौधों के अपशिष्टों से तैयार ही जो खाद होती है, तो अगर उस खाद का प्रयोग करते तो ये तो होती है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जीरो फार्मिंग क्या होती है, किसी भी प्रकार का खाद नहीं, वो होती है जीरो फार्मिंग। लेकिन यहां हम जीरो फार्मिंग की बात ना करके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। जीरो बजट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, बजटों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें अभी हाल ही में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं जो नया बजट सेशन होता है, पिछले बजट सेशन में कितना दिया, क्या किया, कितना राशि व्यय हुई, कितनी राशि बची हुई रह गई, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। नए सेशन में या नए बजट सत्र में बिल्कुल जीरो से उस मद पर खर्चे किए जाएंगे, जीरो बजट ये कहलाता है। तो कृषि शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रोत्साहन के बाद आगे बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक और ऐसा प्रयास, सरकारी प्रयास, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग तो इसमें बेसिकली बात करें, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, जीरो बजट का प्रावधान तो है ही, साथ साथ नेचुरल फार्मिंग पर फोकस किया गया है। पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर को टारगेट ना करके नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जीरो बजट का प्रावधान किया गया है। तो लिख सकते हैं कि, और अगर हम बात करें इसमें रसायनों का प्रयोग तो कम होगा ही, साथ साथ चूंकि नेचुरल फार्मिंग के लिए जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह की बात करते हैं, ये किसानों के पास खुद के पास भी अवेलेबल हो जाता है। कृषि कार्यों में पशुपालन, क्योंकि पशुपालन हमेशा से कृषि कार्यों में लगे हुए अधिकांश अधिकांश जो किसान होते हैं पशुपालन से संबंधित भी होते हैं, तो उन्हें नेचुरली, और अगर वो खुद पशुपालन नहीं भी कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनिक या खाद जो होता है पशु अपशिष्ट वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 2019-20 के जो बजट सेशन से इसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो लिखते हैं कि 2019-20 के बजट सत्र से प्रारंभ इस योजना
में कृषि में रासायनिक खादों के रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करते हुए कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर या इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही में बांसवाड़ा, टोंक एवं सिरोही में प्रारंभ किया गया है। हालांकि केवल 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया, लेकिन अगर देखा जाए खासतौर से कंटेम्प्रेरी अभी जो हालिया वर्तमान हालात हैं उनको देखते हुए बहुत अच्छी योजना है। पर्सनली मेरा व्यू इसमें ये है कि जिस तरह से बेतहाशा जैसे बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती है, मृदा उपजाऊपन कम होता है, उत्पादन भी कम होने लगता है, और इवन ऐसे जो रासायनिक तरीके से प्रोसेस्ड फूड वगैरह या फसलें होती है, कहीं ना कहीं उनका हम सेवन करते हैं तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होने के भी काफ़ी आसार रहते हैं, इवन म्यूटेशन होने का भी खतरा रहता है, उत्परिवर्तन का भी। तो इसलिए ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, पर्सनली मेरा व्यू इसमें ये है कि बहुत अच्छा ये है। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे अपन यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बातें करें तो देखो प्री में तो क्या फैक्ट्स आ जाते हैं। प्री के लेवल पर तो ये जैसे पूछ लिया कौन कौन से जिले हैं जो इस योजना में शामिल किए गए नहीं किए गए, या उससे संबंधित कोई 3-4 स्टेटमेंट दे देते, पूछ लेते कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। और मेंस में क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि आपको इस तरह से पूछ लेते क्वेश्चन कि राजस्थान में जो अब बीमारू श्रेणी से निकलकर विकसित राज्य की ओर बढ़ने में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है, या कृषि क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं, तो उनमें आपको डायरेक्ट योजना नहीं लिखनी है। उन योजनाओं को धीरे से बिल्कुल क्या कह सकते हैं स्मार्ट वे में आपको वहां पर इलाबोरेट करना होता है। और अगर कहीं पर पर्यावरण प्रदूषण जैसे टॉपिक आ जाए तो उसमें ये चीज जरूर मेंशन कर सकते हैं। खैर वो मेंस में अगर हम बात करते हैं तो मेंस में ये आंसर राइटिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो टॉपिक हमारे प्री और मेंस में दोनों ही, बस थोड़ा सा मैंने कहा स्ट्रेटेजी चेंज होती है, दैट्स इट, नथिंग और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमने बात की जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। इन 3 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 2020-21 में ये कार्यक्रम और 15 जिलों में लागू किए जाने की संभावनाएं लिख सकते हैं। 2020-21 में इसे 15 नए जिलों में लागू किए जाने की संभावना। तो ये कुछ हमने अभी, हालांकि कृषि क्षेत्र के विकास में, कृषि विज्ञान का जो विकास है राजस्थान में, क्या क्या ऐसे प्रमुख योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं तो खूब है, हम ऐसी प्रमुख योजनाओं की बात कर रहे हैं
चाहे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, महिला प्रशिक्षण, प्रदर्शन, कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रोत्साहन, या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये कुछ हमने राजस्थान के संदर्भ में कृषि विज्ञान की बात की, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी इससे संबंधित और भी जो योजनाएं बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।